सो हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आज का जो क्लास है ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो किसी भी हाल में इस क्लास को मिस नहीं करना है, पूरा देखना है। और साथ में महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये क्लास काफी इंटरटेनिंग भी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जिस चैप्टर को आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिस चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हर बार वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और बाकी के मैं आपको बता दूं, यदि साइंस का जो है बाकी के जो 2 प्रैक्टिस सेट हैं जो मैंने शुरू में कराया, यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के अंदर वीडियो है, जाकर के आप क्लास वो देख लीजिएगा। और साथ में यदि आपको इन तीनों प्रैक्टिस सेट का जो है पीडीएफ चाहिए तो जैसा कि मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंड अप क्लासेस राघवेंद्र पांडे जो है। आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वहां से पीडीएफ ले लो और ज्वाइन कर लो। वहां पे जो भी नए नए नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, डेली क्विज कराए जाते हैं, डेली जो है नए नए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। जो कि मैं यहाँ डेली यूट्यूब चैनल पे नहीं कर सकता। सो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरी चीज ये कि यदि चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर क्लासेस चल रही हैं आपके कोस्ट गार्ड के लिए और नेवी एमआर के लिए, ठीक है। क्योंकि अब देखो, चैनल सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन रेगुलर क्लास का नहीं जा पाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। चलो तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आपका जो टारगेट है वो ये है कि आज की इस वीडियो को सबसे पहले तो अपने दोस्तों तक शेयर करो आप, ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास में जुड़ सकें और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। और आज की इस क्लास का जो लाइक का टारगेट है वो है 500। कम से कम इस क्लास पे 500 लाइक होना चाहिए। फिर अगला जो बेहद महत्वपूर्ण क्लास है वो आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा, साइंस का अगला प्रैक्टिस सेट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज के जो हमारा चैप्टर है यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स से संबंधित जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आता है। और ये जो क्वेश्चन पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काफी बार जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाई कलर ऑफ ए स्टार। तारे के कलर को जो है जो तारे का कलर होता है, इनमें से क्या दर्शाता है, ठीक है। क्या दर्शाता है तारे का कलर? उसका भार दर्शाता है, या फिर उसका दूरी, या फिर टेम्परेचर, या फिर आकार। तो मैं आपको बता दूं, जो तारे का कलर होता है वो 2 चीज दर्शाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा उसका एज, उसकी उम्र कितनी है, ठीक है। तो टेम्परेचर में जैसे देख लो, अब जो जो तारे जो है ओ क्लास में आते हैं, ठीक है, ओ क्लास से शुरू होते हैं, उनका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। अब जिन तारों का कलर ब्लू होता है, ओ क्लास के जो तारे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो सबसे हॉटेस्ट होते हैं, सबसे गर्म होते हैं, ठीक है। और जो तारे जो है एम क्लास में आते हैं, एम क्लास से शुरू होते हैं, जिनका कलर रेड होता है, रेड मैं कह रहा हूं, ठीक है, रेड होता है, वो सबसे ठंडे तारे, सबसे कूलेस्ट तारा होता है, ठीक है। वो तारा सबसे कूलेस्ट होता है जो कलर में लाल हो, और एम जो है किसमें? एम एम क्लास में जो आता हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो तारे का रंग है वो क्या चीज दर्शाता है, क्या संकेत देता है? टेम्परेचर का उसके, ठीक है, उसका तापमान कितना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन देखो और अपना आंसर कमेंट करो। फटाफट कमेंट करो, बहुत सही। मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट सीन बाय। कह रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले देखा गया था। किसने देखा था भाई? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी मार्टिन स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी बोलता हूं माक्रोनी, और ऑप्शन नंबर डी बोलता हूं न्यूटन। तो फटाफट कमेंट करो, मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले किसने देखा था? तो वो देखा गया था आपके गैलीलियो गैलीली के द्वारा, ठीक है, गैलीलियो गैलीली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मिल्की वे गैलेक्सी को किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हेलियो कमेट अपीयर्स वन इन ए पीरियड ऑफ, बेहद महत्वपूर्ण। ये कह रहा है कि जो हेली कमेट है, धूमकेतु है, ठीक है, कमेट है, वो कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है? बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखो, इसको मैं आपको बता दूं, ये लघु अवधि धूमकेतु भी इसको बोलते हैं। लघु अवधि मतलब जो कम समय के लिए दिखाई दे, ठीक है, बेहद कम समय पे जो है, मतलब अधिक दिन में कम समय के लिए दिखाई दे, तो ऐसे जो है धूमकेतु को हम क्या बोलते हैं? लघु अवधि धूमकेतु बोलते हैं। तो ये जो आपका हेली धूमकेतु है, ये लघु अवधि धूमकेतु है, ठीक है। अब ये कितने साल पे दिखाई देता है? ये टोटल आपके जो है 76 ईयर्स पे एक बार दिखाई देता है, यानी 76 साल पे एक बार दिखाई देता है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये 76 साल पे दिखाई देने वाला एकमात्र ऐसा तारा है जो पृथ्वी से आप नग्न आंखों से इसको बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो, ठीक है, इस धूमकेतु को। और ये जो पहली बार देखा गया था, ठीक है, जब ये जो आपका ये जो है, ये जो पहली बार रिकॉर्ड किया गया था, ये रिकॉर्ड किया गया था 1682 में। कब? 1682 में। किसने देखा था इसको? एडमंड हैली, क्या नाम है उनका? एडमंड हैली नाम है। 1682 में सबसे पहले देखा गया था। उसके बाद अगली बार कब देखा गया? 1758 में। सब नोट करते हुए चलेगा, सॉरी, कब देखा गया था? 1758 में। और 1758 के बाद कब देखा गया था? 1835 में। कब देखा गया था? 1835 में। 1835 के बाद कब देखा गया था? 1910 में। कब देखा गया? 1910 में। 1910 के बाद देखा गया 1986 में।
कब देखा गया? 1986 में। और जो अगला जो आने वाला है ये कब देखा जाएगा? तो ये देखा जाएगा, ये दोबारा से स्काई में कब देखा जाएगा, कब अपीयर होगा? 2062 में। कब होगा? 2062 में। 1986 के बाद सीधे 2062 में अब ये दिखाई देगा हैली धूमकेतु, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लघु अवधि धूमकेतु। ये पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा ये कितनी साल में एक बार दिखाई देता है? 76 साल में एक बार दिखाई देता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीरस क्या है? सीरस द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड। कह रहा है कि सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सीरियस को जो है क्या कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से? कैट स्टार से, या फिर डॉग स्टार, या फिर फॉक्स स्टार, या फिर लाइन स्टार? तो मैं आपको बता दूं, जो सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सीरियस है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डॉग स्टार, ठीक है। सीरियस याद कर लीजिएगा, सीरियस स्टार को जो है किस नाम से जाना जाता है? डॉग स्टार भी इसका एक नाम है, ठीक है। क्या है? डॉग स्टार, नोट कर लीजिएगा। इसका एक नाम और बता देता हूं, क्या है? अल्फा कैनिस मेजोरिस। क्या बोलते हैं? अल्फा कैनिस मेजोरिस नाम याद कर लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द लार्जेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इज, फटाफट कमेंट करो, बेहद आसान है। तो ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई? तो वो है आपका जुपिटर। कौन सा? बृहस्पति, ठीक है। जुपिटर जो ग्रह है ये सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। अभी कुछ फैक्ट्स इसके बारे में बताता हूँ, नोट कर लेना। ये जो ग्रह है, ठीक है, ये आपकी मास में यदि बात कर लें, मास में, ठीक है, तो ये आपके पृथ्वी के 300 गुना है। इसका जो मास है वो पृथ्वी के मास के 300 गुना है। और वहीं बात कर ले डायमीटर का, ठीक है, तो पृथ्वी के डायमीटर के 11 टाइम्स इसका जो है डायमीटर है बृहस्पति ग्रह का। तो आप सोच लो कि ये पृथ्वी से कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति है, जुपिटर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लेनेटरी ऑर्बिट्स। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की कक्षाओं के नियमों की खोज की थी? ये आप काफी बार पढ़ चुके हो, ठीक है। जरा याद करो। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं, फटाफट कमेंट करो, सबको पता है। ग्रहों की कक्षाओं के नियम का खोज किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने, या फिर कौन है? निकोलस कॉपरस है, ठीक है, या फिर जोहान्स केपलर है, या फिर आइजैक न्यूटन है? फटाफट कमेंट करके बताओ जरा। कक्षाओं के नियम का जो है, ग्रहों के कक्षाओं के नियम का खोज किसने किया था? भाई साहब याद करो, केपलर नियम पढ़े हो ना? केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी ऑर्बिट्स या फिर प्लेनेटरी मोशन का जो है आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो केपलर ने जो है ये नियम दिया था ग्रहों के कक्षाओं के नियम का, ठीक है। अभी इनका देख लो, एक चीज मैं आपको बता दूं, इनके कहने का मतलब ये था, इनके नियम का मतलब ये था कि जो सभी ग्रह हैं वो एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, तो ये इस तरह का एक दीर्घवृत्ताकार जो है ये बना करके क्या करते हैं? पथ बना करके उस पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और इस पथ को जो ये दीर्घवृत्ताकार जो पथ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, ठीक है, याद कर लेना। तो इन्होंने ये नियम दिया था कि जितने भी आपके ग्रह हैं वो क्या करते हैं? एक दीर्घवृत्ताकार जो है पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि सूर्य नहीं चलता है, ठीक है, सूर्य एक जगह स्थित होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेना सही ऑप्शन कौन सा है? केपलर नियम जो है कि इसका नियम है प्लेनेटरी मोशन ऑफ जो है प्लैनेट्स, ठीक है, प्लेनेटरी ऑर्बिट्स का। चलो अगला कह रहा है पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, ये तो मैंने भाई अभी उसी दिन आपको बताया, ठीक है, उस दिन अभी जब पहला यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर कराया था उसमें मैंने बता दिया था। पार्सेक किसकी इकाई है बताओ भाई? सबसे पहले एक चीज देख लो, मैं आपको बता दूं, जो पार्सेक है ये किसका यूनिट है? ये लेंथ का यूनिट है। और इससे क्या मेजर किया जाता है, ठीक है, तो पार्सेक से जो है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? खगोलीय दूरी मेजर करते हैं, ठीक है। पार्सेक जो है खगोलीय दूरी के मापने की इकाई है। अब कैसे, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, लिखा हुआ है इट्स अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल लार्ज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। जैसे मान लो ये हमारा सोलर सिस्टम है और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो अब इस सोलर सिस्टम से बाहर यदि कोई लार्ज सब्सटेंस है तो यहाँ से अपनी पृथ्वी से यदि उसकी दूरी मापनी हो, चाहे किसी दूसरे ग्रह से उसकी दूरी मापनी हो, तो किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? किस इकाई का प्रयोग करते हैं? पार्सेक का प्रयोग करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बोलेंगे। और जो इसको मापने की इकाई है वो ये डिस्टेंस किस में मापा जाता है? पार्सेक में मापा जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, किसमें? पार्सेक। और ये किसकी इकाई है? लेंथ की, ठीक है, तो नोट कर लेना। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय दूरी, उसी दिन मैंने आपको पढ़ा दिया था। और एक चीज और बताया था, ये बताओ कि एक पार्सेक बराबर, ठीक है, एक पार्सेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है? एक पार्सेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है?
तो मैंने आपको बताया था 2.2 लाइट ईयर होता है, LY होता है 1 पार्सेक बराबर। याद करो सब कुछ, उस दिन मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड, कह रहा है कि धूमकेतु के किसके चारों ओर घूमते हैं। धूमकेतु जो है वो भी क्या करते हैं, मोशन करते हैं, लेकिन किसके जो है चारों तरफ घूमते हैं, किसके चारों तरफ मोशन करते हैं और किस तरह का मोशन करते हैं। फटाफट कमेंट करो। कुछ लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए जो धूमकेतु होते हैं, ठीक है, वो सूर्य के चारों ओर जो है क्या करते हैं, मोशन करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। और ये किस तरह घूमते हैं देखना, ये केपलर का जो मैंने नियम बताया ना कि उन्होंने कहा था कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य के जो है चारों तरफ एक दृढ़ जो है पथ पे क्या करते हैं, मोशन करते हैं, ठीक है, मतलब चक्कर लगाते हैं सूर्य का। तो ठीक इसी प्रकार जो धूमकेतु होता है, ठीक है, धूमकेतु होते हैं और कॉमेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक इसी प्रकार क्या करते हैं, सूर्य का ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसी में देख लीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह इलिप्टिकल पाथ में जो है केपलर्स नियम को फॉलो करते हुए धूमकेतु भी क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब धूमकेतु क्या है भाई, धूमकेतु क्या है, ये स्नो बॉल्स होते हैं, समझ रहे हैं, बर्फ के गोले होते हैं जो गैस से, रॉक से, ठीक है, अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, गैस से बने हैं या फिर पत्थर से बने हैं, तरह तरह के गैस से, उसमें अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, मतलब कई प्रकार के गैस होते हैं धूमकेतु में, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बर्फ के गोले होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बर्फ के गोले होते हैं, पत्थर आपका इसमें रॉक बोल लीजिए या फिर गैसेस के ये बॉल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये किस फॉर्म में होते हैं, बर्फ के फॉर्म में होते हैं, आइस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, गोले होते हैं बर्फ के। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, धूमकेतु किसके चारों ओर जो है घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इलिप्टिकल पाथ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्लैनेट्स दैट हैव नो नेचुरल सैटेलाइट्स, कह रहा है कि वे ग्रह जिनके कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो इनमें से कौन से वो ग्रह हैं जिनके कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, फटाफट कमेंट करो। बिल्कुल सही जवाब, आप सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, फटाफट कमेंट करते जाओ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनमें से ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो आपका मरकरी यानी बुध और शुक्र ग्रह हैं, ठीक है, इनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध और शुक्र कौन कौन, मरकरी एंड वेनस के जो है अपने कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शैडो ड्यूरिंग इलिप्स इज, सबसे पहले ये जान लो, देखो जब ग्रहण लगता है, ठीक है, ये देखो जब ग्रहण लगता है, ये सूर्य और जो है पृथ्वी के बीच में यदि ग्रहण लगा, अब बोल लो चाहे वो आपका सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ठीक है, तो जब ग्रहण लगता है तो कह रहा है कि जो डार्केस्ट पार्ट हो, जो शैडो होता है, जो शैडो बनता है उसका ग्रहण का, तो उसका जो सबसे अंधेरा वाला पार्ट होता है, जो सबसे काला भाग होता है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो ग्रहण के समय छाया का जो सबसे काला भाग होता है उसका क्या नाम होता है, ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ हेलो, फटाफट कमेंट करो। काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं, काफी लोग का गलत है। ऑप्शन नंबर बी उम्ब्रा, ऑप्शन नंबर सी बोलता हूँ पेनेम्ब्रा और ऑप्शन नंबर डी बोलता हूँ ब्लैक होल। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ग्रहण के समय जो शैडो बनता है उसका जो सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं उम्ब्रा। क्या बोलते हैं, उम्ब्रा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद करिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड बाई मून लाइट टू रीच द अर्थ इज, कह रहा है चांदनी यानी चांद की जो चांदनी होती है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ, ये तो बेहद आसान है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया, 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी 1.3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी बोलता हूँ 2 सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी है 2.3 सेकेंड। फटाफट कमेंट करो। तो दोस्तों देखो मैं आपको बता दूं कि जो लाइट है, ठीक है, वो किस प्रकार ट्रेवल करता है। जो लाइट है, लाइट ट्रेवल थ्रू एट जस्ट ओवर 1,86,000 माइल्स की स्पीड से, ठीक है, 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड के हिसाब से जो है क्या करता है, वो ट्रेवल करता है स्पेस में, ठीक है। लाइट की मैं बता रहा हूँ, लाइट जो है स्पेस में किस हिसाब से ट्रेवल करता है, 1,86,000 माइल पर सेकेंड के हिसाब से ट्रेवल करता है। और जो चंद्रमा और जो है पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो 2,50,000 माइल है। कितना है, 2,50,000 माइल है, ठीक है। कितना है, 2,50,000 माइल है। तो अभी की बात बताओ, जब ये ट्रेवल करेगी, जो सूर्य की चांद की जो चांदनी जब ट्रेवल करेगी तो सबसे पहले तो पहले सेकंड में ये कितना ट्रेवल कर लेगी, 1,86,000 माइल ट्रेवल कर लेगी। बाकी के जो डिस्टेंस बचे उनको ट्रेवल करने के लिए कुछ और भी जो है टाइम लगेगा, तो वो कितना होता है, 1.3 सेकेंड होता है। कितना होता है, 1.3 सेकेंड, ठीक है।
तो टोटल चांद की चांदनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1.3 सेकेंड। और इसी में मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो लाइट है वो स्पेस में जो है किस स्पीड से वो ट्रेवल करती है, 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। और उस दिन मैंने आपको बताया भी, याद करिए, 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं भैया, उस दिन मैंने आपको बता दिया था 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.6 किलोमीटर होते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड, कह रहा है सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या बोला जाता है। फटाफट कमेंट करिए, सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं संवहन क्षेत्र, कॉन्वेक्शन जोन बोलते हैं, या फिर फोटोस्फीयर बोलते हैं, या फिर क्रोमोजोन बोलते हैं, सॉरी क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, क्रोमोजोन में बोला, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोरोना बोलते हैं। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं और एग्जाम में भी काफी बार आ चुका है। ये आपके पोस्ट कार्ड में भी आया हुआ है, नेवी एमआर में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। सूर्य का सबसे जो बाहरी परत होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना, ठीक है। और इसमें इस पार्ट में भाई जो सबसे बाहरी परत होता है ये किस चीज का बना हुआ है, मोल्टेन रॉक्स होते हैं, सॉरी मोल्टेन लावा होता है। क्या होता है, मोल्टेन लावा होता है, समझ रहे हो, मोल्टेन लावा, ठीक है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट इज द नेम ऑफ होल इन आउटर स्पेस विच इमिट्स स्टार एंड एनर्जी। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझना पड़ेगा इसको। खगोलीय भौतिक में बाहरी अंतरिक्ष में उस छेद का क्या नाम है जो सितारों और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। बेहद देखिए, मैं उत्सर्जन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो ब्लैक होल होता है वो क्या करता है, वो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। और ये ठीक उसके अपोजिट है, ये क्या करता है, बाहर निकालता है, उत्सर्जन करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रकाश यानी ऊर्जा, स्टार्स, ठीक है, सॉरी प्रकाश मैं कह रहा हूँ, एनर्जी एनर्जी बोलिए, ऊर्जा और स्टार्स को क्या करता है, इमिट करता है, बाहर निकालता है। तो वो क्या होता है, ये ठीक ब्लैक होल के अपोजिट होता है, तो वो होता है आपका व्हाइट होल। क्या होता है, व्हाइट होल, ठीक है। तो एस्ट्रोफिजिक्स में जो होल, एक ऐसा होल है आउटर स्पेस में, ठीक है, हमारे गैलेक्सी से आउटर जो है स्पेस में एक ऐसा होल है जो क्या करता है, वो एनर्जी और स्टार्स को जो है इमिट करता है, अपने अंदर से बाहर निकालता है, बिल्कुल ब्लैक होल की तरह। जैसे ब्लैक होल अपने अंदर खींचता है, ठीक उसके अपोजिट ये क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। मतलब इसके करीब में यदि कोई भी चीज जाएगी तो ये क्या करेगा, इसको जैसे ये खींचती है ना एक तरह से, ये समझ लीजिए मैग्नेटिक, वो मैग्नेट का काम करती है जिस तरह से ब्लैक होल, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी इसमें काम करती है, ठीक उसकी उसी प्रकार ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसका नाम है व्हाइट होल, ठीक है, व्हाइट होल ऐसा करता है, ठीक ब्लैक होल के अपोजिट होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय द अर्थ फॉर सिंगल रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस। ये तो बेहद महत्वपूर्ण है भैया। कह रहा है पृथ्वी द्वारा अपनी ध्रुवीय पल एकल घूर्णन के लिए लिया गया सही समय क्या है। अब एक बात बताओ, ये जो पृथ्वी है ना, ये जो पृथ्वी है ये अपने इस घूर्णन पे, ये जो आप ये देख लो, इसकी जो ये धुर्री है इस पर घूर्णन करती है, क्या करती है, रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। तो ऐसे इधर को देखो, ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करती है। तो इससे क्या होता है, पहली बात तो ये देख लो, पहले बात तो ये एक इलिप्टिकल पाथ में होती है जो सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है। यहाँ पे देखो, एक मिनट रुक जाओ, ये यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका सूर्य, ठीक है, और ये हो गया आपका इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा पृथ्वी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ऐसे क्या कर रही है, अपने ऑन एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रही है अपने ऑन एक्सिस पे, ठीक है। और उसके बाद ये इस पाथ पर भी चल रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है सूर्य की तरफ, ठीक है, पूरा ये इस ऑर्बिट पे मूव कर रही है। तो ये पूछ रहा है, ये इस ऑर्बिट का नहीं पूछ रहा है, ये अपने इसके खुद के एक्सिस का पूछ रहा है कि ये अपने एक्सिस पे एक बार कब, मतलब कितने देर में घूम लेती है। और इसी के वजह से पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसी की वजह से जो है पृथ्वी अपने खुद के धुरी पे जो है, धुरी पे जब घूर्णन करती है, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। तो जैसे मान लो पृथ्वी इधर, सूर्य इधर है, तो जब पृथ्वी ऐसे इधर घूमेगी तो जो भाग जो है सूर्य की तरफ आएगा उधर दिन होगा, जो भाग इधर आ जाएगा उधर अंधेरा हो जाएगा। फिर जब इधर घूम के पूरी पृथ्वी एक बार फिर इधर आएगी तो फिर जो भाग इधर अंधेरे में रहेगा वो आ जाएगा सूर्य की तरफ, तो उधर क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, दिन हो जाएगा। और जो ये भाग इधर था तो ये चला जाता है इधर, तो इसी तरह जो है दिन रात का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, मतलब आप खुद सोचो कि ये कितनी आश्चर्यजनक चीज है कि पृथ्वी एक तो खुद जो है खुद की धुरी पे घूम रही है, ठीक है, घूर्णन कर रही है, और ऊपर से लगातार इस ऑर्बिट में भी घूम रही है जो 365 दिन में जो है
पूरा करती है सूर्य का एक चक्कर, ठीक है। तो ये लगभग कितने देर में एक अपने मतलब अपनी धुरी पे एक बार पूरा घूम लेती है, तो ये घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है, 4.09 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड पूरा याद कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स। मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है भाई, फटाफट कमेंट करो। अब कुछ बेवकूफ ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि पाकिस्तान है। अब बेवकूफ एक बात बताओ, पाकिस्तान जब एक मिसाइल दागती है या फिर एक जब ध्यान देना, जब एक मिसाइल लॉन्च करती है जब पाकिस्तान, तो वो खुद के उसी के देश में गिर जाता है, तो तुमको उम्मीद है कि वो जो है मंगल की कक्ष पे पहुंच जाएगी, सबसे पहले एशिया की पहली ऐसी कंट्री होगी, मतलब एशियाई देशों में पहली ऐसी कंट्री होगी जो है मंगल ग्रह के कक्ष में पहुंच जाएगी। तो पाकिस्तान सोचने वाले तो बिल्कुल गलत है भाई, पाकिस्तान को किनारे छांट दो, ठीक है। तो आपका भाई जिस देश में आप हो, आपका भारत जो सबसे महान है, ठीक है, बिल्कुल यही देश जो है एशियाई पूरे एशिया का पहला ऐसा देश है जो मंगल ग्रह की कक्ष में गया है, ठीक है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम ऑन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो अधिकतम कब होती है, सबसे अधिक कब होती है, ठीक है। तो ये एक बात बताओ, ध्यान से सुना, ये आपका सूर्य है, तो सूर्य तो मूव करता नहीं है, और ये आपका इलिप्टिकल पाथ हो गया जिसपे ये आपका पृथ्वी जो है क्या कर रहा है, लगातार ऐसे 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 मोशन कर रहा है, सूर्य की तरफ बढ़ रहा है, फिर इधर जब जाता है तो फिर इधर से फिर ऐसे रोटेट करते हुए फिर यहाँ पे एक चक्कर अगर यहाँ तक पहुंचाते लगभग मतलब यहाँ से जो है फिर से यहीं से एक चक्कर लगाता हुआ जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये 365 दिन एक साल होता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, कह रहा है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होती है। अधिक दूरी पर कब होगी भैया, जब यहाँ पे होगी तब, और सबसे नजदीकी दूरी पर कब होगी, जब यहाँ पे होगी तब। और ये टाइम कब होता है, तो देखना, जब सबसे अधिक दूरी पर होती है यानी जब यहाँ पे होती है तो वो समय होता है 4 जुलाई का। कौन सा समय होता है, 4 जुलाई का, ठीक है। और सबसे नजदीक कब होती है भैया, नियरेस्ट यानी यहाँ पे कब होती है, जो है सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है, 3 जनवरी को। कब, 3 जनवरी, सॉरी एक चीज, हाँ 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को नियरेस्ट होती है, और 4 जुलाई को जो है सबसे दूर होती है, यहाँ पे होती है। तो ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। पृथ्वी जो है सबसे नजदीक कब होती है, ये क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे, अब यहाँ पे देखो कहीं पे नजदीक में मतलब डिस्टेंस जहाँ से कम हो, अगर यहाँ से कम होगा तो यहाँ, लेकिन ये तो ऐसे हमें लग रहा है कि बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से कम होता है, यहाँ से मतलब जहाँ से भी हो, तो वो 3 जनवरी को होती है, ठीक है, सबसे नजदीक में सूर्य के। और सबसे दूर यहाँ पे होगी तो वो कब की होगी, सबसे दूर कब होगी भैया, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, तो वो होगी 4 जुलाई को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पोल स्टार इज आल्सो ऑलवेज सीन एट वन पॉइंट इन द स्काई वेयर एज अदर स्टार्स आर नॉट, दिस इज बिकॉज। कह रहा है कि ध्रुव तारा जो है वो हमेशा आकाश में एक ही बिंदु पर दिखाई देता है, ठीक है, हमेशा दिखता है, वो अपना जगह चेंज नहीं करता है। जबकि अन्य जो तारे हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं होते, हमें अलग अलग जगह पे दिखाई देता है। ऐसा क्यों है, तो ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ। चलो ऑप्शन नंबर ए है, पोल स्टार्स रोटेट विद द सेम पीरियड एज द अर्थ, ठीक है। ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के समान अवधि के साथ घूमता है, इसलिए ऐसा होता है। या फिर ध्रुव तारा हमारी अपनी आकाशगंगा का एक तारा है, ठीक है। या फिर सूर्य और ध्रुव तारा पृथ्वी के सापेक्ष 2 विपरीत दिशाओं में है। या फिर ध्रुव तारा पृथ्वी के घूमने की धुरी में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका डी वाला। जिन लोगों ने डी का आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। चलो इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लो ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, तो ये जो इसकी धुर्री है जिस पर ये घूम रही है, ठीक है, घूर्णन कर रही है, तो ये जो आपका ध्रुव तारा है, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक इसके सामने ऐसे जो है स्पेस में यहीं पे होता है, देखना ऐसे एकदम ठीक इसके सामने, ठीक है, ना इधर होता है ना इधर होता है, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ। तो अब एक बात बताओ, जब पृथ्वी घूर्णन करेगी, ऐसे गोल में घूमेगी, ऐसे घूमेगी या फिर ऐसे घूमेगी, ये देख लो, ऐसे जब घूमेगी, ठीक है, तो ये जो भाग है ये तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, ये तो जो ऊपर सीधा रहेगा वो दिखाई देगा, ठीक है, पृथ्वी पर से। अब चाहे अब जो बंदा यहाँ से देखेगा उसको भी यहीं दिखाई देंगे, एक मिनट रुक जाओ, और जो बंदा यहाँ से देखेगा उसको भी यहीं दिखाई देगा, ठीक है। या फिर जो बंदा यहाँ से देखेगा उसको भी यहीं दिखाई देगा, है कि नहीं, यहाँ से ऊपर से, मतलब कहीं से भी आप देख लो उसको यहीं पर दिखाई देगा, ठीक है। अगर यहाँ रहता तो वो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, यहाँ वाले व्यक्ति को फिर यहाँ दिखाई देता,
और यहाँ वाले व्यक्ति को कहीं और दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे ऐसे जब घूमती तो। लेकिन ये क्या होती है, ये ध्रुव तारा जो है ये पृथ्वी के घूमने की जो धुर्री है ना, ये जो धुर्री है इसकी बिल्कुल इसी पे क्या होती है, ये फिक्स होता है, ठीक है। जो ध्रुव तारा है एक ही जगह पे फिक्स होता है, ठीक है, इसलिए ये घूमता नहीं दिखाई देता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्लास है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे क्लास का रूल होता है कि जो अंतिम क्वेश्चन होता है, जितने भी हमारे कैंडिडेट देख रहे होते हैं सबको जवाब देना होता है, कि ताकि पता चल सके कि आप लोग कितने जो है स्थिर होकर क्लास देख रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम डज द सन राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। कह रहा है कि सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बोल देता हूँ वेनस, ऑप्शन नंबर बी मार्स, और ऑप्शन नंबर सी जुपिटर, और ऑप्शन नंबर डी है सैटर्न। चलो इसके बारे में कुछ मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। आपके जो है सोलर सिस्टम में, ठीक है, आपके सौरमंडल में टोटल ग्रह कितने हैं, प्रेजेंट में 8 हैं। 9वां को तो ड्वार्फ प्लैनेट कह के बाहर कर दिया गया, प्लूटो को, बेचारा ये किनारे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 8 प्लैनेट हैं। तो अभी एक चीज मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, इसमें से जो 6 प्लैनेट हैं वो पूर्व यानी जो सूर्य है वहां पे पूर्व में निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन जो 2 ऐसे ग्रह हैं, ठीक है, 2 ऐसे ग्रह हैं जहां पे सूर्य पश्चिम से निकलता है, ठीक है, और क्या होता है, पूर्व में अस्त होता है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान देना, क्योंकि ये जो अपने एक्सिस पे, आपको पता है कि हर प्लैनेट अपने एक्सिस पे क्या होता है, घूर्णन करता है, ठीक है, हर प्लैनेट अपने एक्सिस पे घूर्णन करता है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे इधर की तरफ नहीं घूर्णन करते हैं, मतलब ये उल्टा करते हैं, समझ रहे हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ ये घूर्णन करते हैं। तो मतलब पहले लाइट पश्चिम पे पड़ेगी, यानी सूर्य पश्चिम से निकलता हुआ दिखाई देगा, और जो प्लैनेट जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करते हैं तो उनकी तरफ पहले जो है क्या होता है, पूर्व की तरफ सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है, और क्या होता है, पश्चिम की तरफ डूबता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए दो ही ऐसे ग्रह हैं, 6 नहीं, सिर्फ 2 बता रहा हूँ। 2 ऐसे ग्रह हैं जहां पे सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूरब में डूबता है। तो उनमें से किसी एक का नाम है, यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा ग्रह है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना, इतना डिटेल बता दिया, अब का चाहिए, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करके बताना कि वो कौन सा ग्रह है जो जहाँ पे सूर्य जो है पश्चिम में निकलता है और पूर्व में जाकर के अस्त होता है, ठीक है। बाकी फिलहाल के लिए धन्यवाद। और सबसे पहले तो यदि अभी भी आप जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को शेयर भी कर दो, क्लास को शेयर कर दो, ताकि सब लोग देख सकें। तो फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वहाँ PDF का इंतजार करिए, अगस्त के पहले सप्ताह में आ जाएगी और आपकी तैयारी जो है एकदम दमदार करके जाएगी, ठीक है। और साथ में इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आकर के PDF ले लीजिए, नोट बनाइए, और यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।